सर हमने पढ़ा तो सब कुछ है, हमने याद भी सब कुछ किया है, लेकिन एग्जाम में कैसे लिखेंगे वो हमें समझ में नहीं आ रहा है। हम किस तरीके से लिखें कि हमारे फुल आफ्टर फुल मार्क्स आ जाए। तो अगर आपके मन में ये डाउट है तो ये वीडियो आपके लिए कंडक्ट किया जा रहा है, जिसमें आपके मार्क्स को बूस्ट करने के तरीके बताए जाएंगे। आंसर को किस तरीके से लिखें कि एग्जामिनर को बहुत इफेक्टिव लगे और वो पूरे मार्क्स दे दे, उन हैक्स के बारे में आज आपके साथ डिस्कशन करूंगा। तो चलिए भाई बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला हैक जो रहेगा वो रहेगा क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करो। जो क्वेश्चन एग्जामिनर ने पूछा है उसे अंडरस्टैंड करो भाई। अगर क्वेश्चन ही अंडरस्टैंड नहीं करेंगे तो हम आंसर कैसे लिखेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करना है। कैसे करना है उसके कुछ टूल्स लिखे हैं आपके सामने कि क्वेश्चन को बहुत ही केयरफुली पढ़ना है भाई, है ना, बहुत ही सावधानी पूर्वक पढ़ना है। कोई भी भूल चूक नहीं होनी चाहिए इसको पढ़ते समय। जब भी क्वेश्चन को पढ़ेंगे अंडरलाइन करेंगे ईच वर्ड के नीचे, तब ताकि धीरे धीरे पढ़े और एक एक वर्ड क्या लिखा गया है उसका इंपैक्ट ब्रेन पर पड़े। जब हम अंडरलाइन करते हैं किसी लाइन के नीचे, किसी वर्ड के नीचे, तो वो वर्ड माइंड के अंदर अच्छे से रीड हो जाता है। तो अंडरलाइन करके पढ़ना है अभी क्वेश्चन को। अगर क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है तो उसे सेगमेंट में पढ़ना है, उसे टुकड़ों में पढ़ना है। 2-4 लाइन है क्वेश्चन के अंदर, तो पहली लाइन पढ़ो, उस लाइन को डाइजेस्ट करो, एक एक वर्ड को जो अंडरलाइन करके पढ़ा है उसे डाइजेस्ट करो, उसके बाद अगली लाइन पढ़ो। यानी कि क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ने के कुछ टूल है आपके सामने। केयरफुली रीड करो, अंडरलाइन करके पढ़ो, सेगमेंट्स के अंदर पढ़ो। उसके अलावा क्वेश्चन क्या पूछना चाह रहा है, क्या कोर है उस क्वेश्चन का, क्या मेन पर्पस है क्वेश्चन पूछे जाने का। एग्जामिनर ने जब ये क्वेश्चन बनाया तो वो क्या एक्सपेक्ट कर रहा था स्टूडेंट से कि स्टूडेंट इसके बारे में सोचे और वो कोर आंसर के अंदर मेंशन करे। उसके बारे में बहुत ही कम टाइम को आपको सोचना है भाई। तो ये चीजें हैं जिनसे आप क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे से अंडरस्टैंड करेंगे। आई होप इनको समझने के बाद, अप्लाई करने के बाद क्वेश्चन को समझने में और पढ़ने में आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी। उसके बाद दूसरे हैक की तरफ आते हैं भाई, जो कि है प्लान करना है अपने रिस्पॉन्स को। क्वेश्चन को पढ़ने के बाद, समझने के बाद फटाफट से लिखना शुरू नहीं करना है। सबसे पहले सोचना है कि इसके आंसर को कैसे प्रिस्क्राइब करें, कैसे इसको डिस्क्राइब करके लिखें बहुत ही बढ़िया से। सबसे पहले तो अपने रिस्पॉन्स की एक आउटलाइन ड्रॉ कर लो भाई। अपने ब्रेन के अंदर ये सोचो कि किस टॉपिक को आप पहले लिखोगे और किस टॉपिक को आप बाद में लिखोगे और कौन सा टॉपिक मिडिल में रहेगा। इनको सोचो पहले, उसके बाद डिसाइड करो क्या आपने सोचा है वो सही है, क्या इसी फॉर्मेट में क्वेश्चन के आंसर का फ्लो भी होना चाहिए। सबसे पहले आउटलाइन बनाओ। उसके बाद क्या जो क्वेश्चन का कोर था, जैसे अभी क्वेश्चन वाले टॉपिक में हमने एनालाइज किया था कि क्वेश्चन क्या पूछना चाह रहा है, वो जो एसेंशियल थीम थी क्या वो आंसर में मेंशन हो गई है, ये डिसाइड करो। उसके बाद कौन सी लाइन पहले लिखनी है, कौन सी बाद में, सीक्वेंस डिसाइड करो। जो टॉपिक की आउटलाइन बनाई है उनका सीक्वेंस डिसाइड करो, आगे पीछे तो नहीं हो रहे। और सीक्वेंस डिसाइड होने के बाद उसे एक बार सोच के देखो, क्या जब एग्जामिनर आपके आंसर को पढ़ेगा, क्या पढ़ते समय उसके ब्रेन में एक फ्लो बनेगा। लाइनों का एक फ्लो बनना चाहिए। ऐसा नहीं है एक लाइन यहां से है, एक लाइन दूसरे टॉपिक से आ रही है, फ्लो टूटना नहीं चाहिए, फ्लो बनते हुए आंसर होना चाहिए। तो ये 2 हैक डिस्कस किए भाई आपके सामने, कैसे क्वेश्चन को पढ़ना है एकदम इफेक्टिव तरीके से, पूरा सतर्क होके, एक वर्ड भी छूटे नहीं, एक बिंदु, एक कोमे तक का इंपॉर्टेंस होता है, एक एक पॉइंट तक का इंपॉर्टेंस होता है। तो इतने तरीकों को अप्लाई करेंगे आप, बहुत ही बढ़िया से अपने रिस्पॉन्स को आउटलाइन बना के डिसाइड करके फिर लिखना शुरू करेंगे। चलिए भाई तीसरे हैक की तरफ बढ़ते हैं। एकदम ब्रीफ में लिखना है भाई, ब्रीफ में, है ना, टू द पॉइंट लिखना है, कोई बकवास नहीं करनी है पेपर के अंदर, है ना। क्वेश्चन के अंदर जितना पूछा गया है उसको मार्क्स के अकॉर्डिंग लिखना है। अगर 2 नंबर का क्वेश्चन है तो 4 से 5 लाइन आपको लिखनी है, बात समझ में आती है, लेकिन टू द पॉइंट ही लिखना है। ऐसा नहीं है बातों को गोल गोल घुमा रहे हैं और 4 लाइन गोल गोल घुमाने में ही समाप्त हो गई, जो मेन कोर था, जो थीम ऑफ द आंसर थी, वो आपने मिस ही कर दी। तो उस केसेस में आपके नंबर मिस हो सकते हैं भाई। अपने रिस्पॉन्स की आउटलाइन बनाओ, है ना, थीम बनाओ, ये सारी बातें हम कर ही चुके हैं भाई। आंसर को एक फ्लो के अंदर डिसाइड करो, ये टू द पॉइंट लिखने के अंदर भी कवर हो जाएंगे टॉपिक्स। आई होप आंसर को टू द पॉइंट लिखो, बकवास ना लिखो बिल्कुल भी, है ना। जो क्वेश्चन का कोर है आंसर में एसेंशियल थीम ऐड करो, यही है इस टॉपिक का, इस हैक का मतलब बेसिकली। आगे लिखा गया है, ध्यान से देखो, जो इंटरनल चॉइसेस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं जिनमें और करके 2 क्वेश्चन दिए जाते हैं भाई आपको, दोनों में से जो आपको अच्छा लगे वो आप कर सकते हो,
उनको कैसे अटेम्प्ट करना है उसके बारे में कुछ टूल आपको बताए हैं, ध्यान से देखो। इंटरनल चॉइस के क्वेश्चन के अंदर जब आप क्वेश्चन को चुनते हो तो क्या करना चाहिए, आपको सभी क्वेश्चन को जितने भी दिए हैं, और के ऊपर और के नीचे जितने भी दिए हैं, सबको रीड करना चाहिए बहुत ही ध्यान से, केयरफुली। उसके बाद आपको बेस्ट क्वेश्चन चूज करना चाहिए जो आप लिखना चाहते हो, जिसे आप सॉल्व करना चाहते हो। जो इजी हो वो सिलेक्ट मत करो, जो आपको आता हो वो सिलेक्ट करो। बोलो बात समझ में आती है? इजी और टफनेस का कोई क्राइटेरिया नहीं है किसी भी सब्जेक्ट के अंदर, किसी भी टॉपिक के अंदर। आप पे डिपेंड करता है आपको कौन सा टॉपिक बढ़िया से आता है। जो क्वेश्चन आपको आए उसी को सिलेक्ट करें भाई, है ना। सिलेक्ट करना है ऐसा क्वेश्चन जो फुल प्रिपेयर्ड है भाई, आपके ब्रेन के अंदर फुली वेल प्रिपेयर्ड क्वेश्चन को ही सिलेक्ट करना है। ऑल क्वेश्चंस को एक साथ अटेम्प्ट करना है भाई। ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन नंबर 23 सपोज इंटरनल चॉइसेस का क्वेश्चन है, इसके अंदर सेगमेंट बने हुए हैं ए, बी और सी। अगर आपने आंसर बुक के अंदर 23 का ए पोर्शन यहां लिखा है तो बी पोर्शन इसके नीचे ही होना चाहिए और सी पोर्शन इसके नीचे ही होना चाहिए। ऐसा नहीं है 23 का ए पोर्शन यह है, बीच में 17 क्वेश्चन है और उसके बाद 23 का बी पोर्शन आ रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये किसी भी बोर्ड एग्जाम का स्टैंडर्ड रूल है। अगर इंटरनल चॉइसेस के क्वेश्चन आते हैं तो उनके साथ उनके आंसर एक ही साथ लिखे जाने चाहिए। उम्मीद करता हूं चारों हैक बहुत ही बढ़िया से क्लियर हुए हैं और आप इनको अप्लाई करके बहुत ही अच्छे मार्क्स सिक्योर करें। अगले हैक की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, सभी क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। अब अटेम्प्ट का मतलब लिखना ही नहीं होता है, अभी डिस्कस करेंगे, बहुत ध्यान से सुनो। कैसे अटेम्प्ट करें सर, बहुत ध्यान से सुनो। कोई भी पेनल्टी नहीं है सबसे पहले तो इनकरेक्ट क्वेश्चन की। किसी भी बोर्ड एग्जाम में 10th हो 12th हो, है ना, कोई भी ग्रेजुएशन का एग्जाम हो, अगर वो आंसर राइटिंग का पेपर है ना, ऑब्जेक्टिव नहीं है, तो उसमें इनकरेक्ट के तो मार्क्स कट नहीं रही, पेनल्टी लग नहीं रही। उस केस में आपको क्या करना है, आपको छोड़ना तो है ही नहीं ना क्वेश्चन, क्योंकि छोड़ोगे तो मार्क्स मिलने के चांसेस ही नहीं है। गलत भी लिखोगे तो कुछ तो मिल ही सकता है, माइनस तो हो ही नहीं रहा। तो किसी भी केस में क्वेश्चन को छोड़ना तो है ही नहीं। ऑल क्वेश्चन अटेम्प्ट चाहिए भाई पेपर के अंदर। अगर आपको वो आंसर जो आप सोच रहे हो उस क्वेश्चन का, उस पर आप श्योर नहीं हो, है ना, उस पर आप निश्चित नहीं हो, तब आप क्या कीजिए, क्वेश्चन को रीड कीजिए और फिर से बहुत ही केयरफुली रीड कीजिए। वो चीज आइडेंटिफाई कीजिए, वो की आइडेंटिफाई कीजिए जो रिक्वायर्ड है इसका आंसर बताने के लिए। जैसे कोई फिजिक्स का क्वेश्चन है, उसमें कोई फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन है, तो उस फॉर्मूले को रिमेंबर करो। अगर आपको पता नहीं है कि यही फॉर्मूला है, तो अगर पता है, अगर आपको आंसर आता है तब तो आंसर लिखो, कॉन्फिडेंस से, कोई दिक्कत ही नहीं है। अगर आपको नहीं आता है आंसर, इन केस दैट, तो आपको क्या करना है, ध्यान से देखो, आपको क्वेश्चन को बार बार पढ़ के फॉर्मूला एनालाइज करना है। उस क्वेश्चन के आंसर को लिखते समय क्या थीम, क्या कोर ऑफ द क्वेश्चन है, उसे डिसाइड करो। उसके बाद क्या करो, रेलिवेंट कीवर्ड्स ढूंढो भाई, है ना, उसका आंसर लिखो कि क्या क्या वर्ड्स आप यूज करोगे जिससे और ज्यादा प्रोडक्टिव और ज्यादा इफेक्टिव आपका आंसर लिखे। साइंस अगर है तो कौन कौन से टेक्निकल टर्म्स को आप यूज कर सकते हो भाई, है ना। ये जो पॉइंट्स है इनको लगा करके अगर आप आंसर लिखते हो तो आप ज्यादा मार्क्स को क्रेडिट करवा पाएंगे अपनी नोटबुक के अंदर। तो उम्मीद है भाई जो 5th हैक है अपना, वो भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आया है। देखो 6 की ओर बढ़ते हैं भाई, जिसने बोला है कि अपनी आंसर शीट को बिल्कुल नीट और क्लीन रखना है भाई, बिल्कुल सफाई से काम करना है, बिल्कुल कांट चांट होनी नहीं चाहिए, एकदम सफाई से काम होना चाहिए भाई, है ना। एवरी क्वेश्चन अटेम्प्ट चाहिए, सीरीज के अंदर अटेम्प्ट चाहिए, बिल्कुल साफ सफाई से चाहिए। कोई भी अननेसेसरी डेकोरेशन नहीं करना है। जितना क्वेश्चन ने पूछा है उतना ही लिखेंगे, ना तो कोई डेकोरेशन करेंगे ना ही कोई बकवास लिखेंगे, बिल्कुल टू द पॉइंट काम करेंगे। जब भी मल्टीपल कलर्स आप यूज करते हो, सबसे बड़ा डाउट होता है स्टूडेंट का कि कौन से पेन से लिखें सर। अगर आप राइटिंग कर रहे हो आंसर की तो आप ब्लू कलर का पेन यूज करेंगे, अगर आप कोई हेडिंग लगा रहे हो तो आप ब्लैक कलर का पेन यूज करेंगे, अगर आप कोई डायग्राम बना रहे हो तो आप पेंसिल का यूज करेंगे ही करेंगे, इन्हीं कलर को यूज करेंगे सभी बोर्ड एग्जाम में, चाहे 10th हो 12th हो, कोई भी बोर्ड एग्जाम हो। कलर यही है स्टैंडर्ड कलर जो बोर्ड ने में सजेस्ट किए हैं। क्लीन रखनी है अपनी नोटबुक को, ऑर्गेनाइज रखने हैं अपने आंसर को भी, है ना। ऐसा नहीं है कि 17वां क्वेश्चन पहले कर रहे हैं, दूसरा क्वेश्चन बाद में कर रहे हैं, बिल्कुल सीक्वेंस से जैसा पेपर आया है, पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन,
उसी सीक्वेंस में आंसर शीट के अंदर आंसर्स को लिखना है, ताकि चेक करने वाले को कोई डिफिकल्टी का सामना नहीं करना पड़े। जितना परेशान एग्जामिनर होगा, कॉपी चेक करने वाला होगा, उतने मार्क्स काटेंगे। ये तो इंडिया का सीधा सा रूल है। ध्यान से देखो, जितने सिंपल रख सकते हो अपने पैटर्न को उतना सिंपल रखना। कोई भी अननेसेसरी डेकोरेशन नहीं करना, अनावश्यक सजावट आपको नहीं करनी है कॉपी के अंदर। उम्मीद करते हैं सिक्स्थ हैक भी आपको बहुत बढ़िया से समझ में आया है। और बढ़ते हैं सेवंथ हैक की तरफ। भाई ईच वर्ड के बाद आपको स्पेस देना है। भाई ये बेसिकली राइटिंग का टूल है कि लिखें कैसे। एक शब्द लिखने के बाद, एक वर्ड लिखने के बाद आपको स्पेस दे दे के लिखना है ना। ये जो रीड करने की एबिलिटी होती है उसे इनहेंस करता है। भाई जब अच्छे से लिखे होंगे, दूर दूर शब्द लिखे होंगे, तो पढ़ाई उसे पढ़ा जा सकता है ना इजी से, उसे पढ़ना इजी हो जाता है। जब एग्जामिनर पढ़ पाएगा आपका आंसर तभी तो मार्क्स देगा। अगर वो पढ़ने में नहीं आ रहा है तो वो क्यों मार्क्स देगा? क्यों वो आंखों पे जोर डाल डाल के पढ़ेगा आपका आंसर, काट के आगे बढ़ेगा ना सीधा। उसे भी तो बहुत सारी कॉपियां चेक करनी है। तो ये प्रॉब्लम हो जाती है बेसिकली जब आप स्पेस नहीं देते हो। तो बढ़िया से लिखना है भाई, ऐसा लिखना है कि आंसर को देखते ही पढ़ने का मन करे, इतनी सफाई से, इतना नीट एंड क्लीन, इतना हेडिंग वाइज लिखना है। कोई भी जो क्रेमिंग है वो आपको नहीं करनी है भाई। बहुत ज्यादा वर्ड एक ही लाइन में डाल के जो भीड़ भाड़ कर देते हो आप शब्दों की, वो नहीं करनी है एग्जाम के अंदर। बहुत ही क्लियर लिखना है, नीट एंड क्लीन रखना है भाई। जो स्टैंडर्ड रूल है भाई, एक लाइन के अंदर कितने वर्ड होने चाहिए? 9 से 12 वर्ड होने चाहिए भाई बोर्ड की आंसर शीट के अंदर। बोर्ड की आंसर शीट की जो एक लाइन है उसके अंदर 9 से 12 वर्ड होने चाहिए। स्टैंडर्ड रूल दिए हैं बोर्ड्स ने बेसिकली। पॉइंट बेस्ड आंसर की स्ट्रक्चर बनाओ। अगर थोड़े अच्छे मार्क्स का क्वेश्चन है, 3 मार्क्स 4 मार्क्स, तो पॉइंट्स में लिखो अपने आंसर को। पैराग्राफ लिखने का प्रयास ना करें, अपने आंसर को पॉइंट में डिवाइड कर दे, सेगमेंटेशन में डिवाइड कर दे बेसिकली, है ना। अगर आवश्यकता है, आंसर ऐसा हो सकता है, पॉइंट्स के अंदर बनाया जा सकता है, तब तो पॉइंट बना दे। अगर पॉइंट बन ही नहीं रहा है, डिफरेंस पूछे तो टेबल बना दो। ऐसी चीजों का ध्यान रखो, टेबल बनाओ, पॉइंट्स में लिखो आंसर को। इतना मतलब ब्रीफली लिखो कि कम शब्दों में ज्यादा डिटेल्स आप लिख पाओ। अगले एक की बात करते हैं भाई, 8th एक की। आपको डायग्राम का यूज करना है ज्यादा से ज्यादा, आपको इलस्ट्रेशन का यूज करना है, आपको टेबल्स का यूज करना है। जैसा कि अभी कहा है ना, चीजों को ब्रीफली मेंशन करने के लिए ज्यादा शब्दों को ना लिखते हुए डायग्राम आप बना सकते हो। ऐसा नहीं है कि डायग्राम पूछे तभी बनेगा। अगर क्वेश्चन थोड़े अच्छे मार्क्स का है, 3 मार्क्स का है ना, लाइंस आप अच्छे से लिख रहे हो, तो लाइन के साइड में बढ़िया सा सुंदर सा डायग्राम बनाओ। डायग्राम के अंदर जो लेबलिंग की है उस लेबलिंग के बारे में लाइंस में लिखो बढ़िया से, ताकि आंसर देख के प्रोडक्टिव लगे, है ना। एक वेल डिजाइन डायग्राम बनाना है भाई। जितनी भी जरूरी है अप्रोप्रिएट लेबलिंग उसके अंदर करनी है ना। जो प्रेजेंटिंग स्टैटिक्स डाटा होता है वो आपको लिखना है। जैसे आप अमीबा के बारे में लिख रहे हो तो अमीबा की शेप इरेगुलर होती है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, वो सब लिखो। साइड में उसका डायग्राम बनाओ। स्टैटिक्स डाटा का मतलब यही है कि वो यूनिसेलुलर है, इरेगुलर है, वो सारे डाटा मेंशन कर दो। अगर उसका डायमीटर आपको पता है तो वो मेंशन कर दो। तो कुछ ऐसी चीजें आपको मेंशन करनी होती है ताकि आपका आंसर बहुत ज्यादा इफेक्टिव लगे। ज्यादा लोड नहीं पड़ना चाहिए एग्जामिनर जब आपकी कॉपी चेक कर रहा है, तो बहुत ही लाइटली वे में चेक होगी तो बहुत ज्यादा चांसेस है आपके हाई मार्क्स स्कोर करने के। 9th एक के ऊपर बढ़ते हैं। डोंट गेट पैनिक भाई, है ना। आंसर को लिखते समय कभी पैनिक नहीं होना है भाई। जो ये नेचुरल समस्या देखी गई है स्टूडेंट्स जो कर बैठते हैं भाई, है ना। अगर आप पैनिक हो जाओगे, सपोज करो आपको कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है और आप उस क्वेश्चन के बारे में सोचने लग गए, क्वेश्चन तो आ ही नहीं रहा, मार्क्स तो आएंगे ही नहीं, क्या पता हम फेल ही हो जाएं, तब तो होगा ही क्या। पैनिक होने से होगा ही क्या। अगर तुम डर के बैठ जाओगे तो बाकी पेपर तो छूट ही रहा है। एक क्वेश्चन के चक्कर में पूरा पेपर ना छोड़ें। एक क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा 2, 3, 4, 5 मार्क्स का होगा। अगर 5 का भी है तो भी 95 मार्क्स अभी पड़े हैं, उनको सिक्योर करें। कोई भी क्वेश्चन अगर नहीं आता है, आपने पढ़ाई नहीं है, कभी टॉपिक ही याद नहीं आ रहा है, तो उसे छोड़ के आगे बढ़ो। और छोड़ने का मतलब है उसका ऐसे मार्क कर दो कि यहां पे आंसर लिखेंगे, लाइंस छोड़ दो और आगे बढ़ जाओ। जितने मार्क्स का क्वेश्चन है उसके अकॉर्डिंग लाइंस आपको समझ में आ जाएगी, लाइंस छोड़ो और आगे बढ़ो, है ना। उस क्वेश्चन को लेके नहीं बैठना है, टेंशन नहीं लेनी है, पैनिक नहीं होना है। अगर हो गए तो गेम ओवर होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। उम्मीद है आप ऐसा नहीं करेंगे।
अगला है कि अगर आपने कंप्लीट कर लिया है अपने क्वेश्चन पेपर को तो आप अपनी आंसर शीट को चेक कर लो, रीचेक कर लो भाई। कम से कम 2 बार आपको रीचेक कर लेनी चाहिए अगर पॉसिबल है तो। अगर टाइम ही नहीं बचा, पॉसिबल ही नहीं है, तब तो बात ही नहीं है 2 बार की, 1 बार ही हो जाए तो बहुत है। अगर टाइम बचता है तो 2 बार कर लेना चाहिए, ये थोड़ा स्टैंडर्ड रूल है भाई, है ना, साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग। इसके अंदर आप करते क्या हो जब आप रीचेक करते हो? आप सिली मिस्टेक्स देखते हो भाई, कोई जल्दबाजी में वर्ड तो गलत नहीं लिख दिया, है ना, लेंस की जगह दर्पण का यूज तो नहीं कर दिया आपने, मिरर का यूज तो नहीं कर दिया इंस्टेड ऑफ लेंस, है ना। आप इंश्योर करते हो कि आपने कोई क्वेश्चन स्किप तो नहीं कर दिया, ऑल क्वेश्चंस अटेम्प्ट होने चाहिए, जैसा कि बोर्ड ने भी स्टैंडर्ड रूल दिया है, तो आपने कोई क्वेश्चन स्किप तो नहीं किया, इसको भी आप इंश्योर करते हो इस 10th हैक के अंदर। तो उम्मीद करते हैं भाई इन 10 हैक के साथ आप बहुत ही बढ़िया से अपने आंसर्स को लिखोगे, बहुत ही बढ़िया से प्रोडक्टिव तरीके से अपनी आंसर शीट को तैयार करोगे और बहुत ही ज्यादा मार्क्स आने के चांसेस रहेंगे। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि पढ़ाई नहीं करोगे और ये करोगे तो आपके मार्क्स आएंगे। मैं ये कह रहा हूं कि पढ़ाई अगर की है फिर भी नंबर कट रहे हैं तो कुछ मिस्टेक्स की वजह से कट रहे हैं, वो मिस्टेक्स आप ना करो। उन मिस्टेक्स को आपके साथ डिस्कस किया है, लिखें कैसे, अगर आंसर आता है तो लिखें कैसे, उसको आपके सामने डिस्कस किया है। तो इन द लास्ट ऑफ द वीडियो थैंक्स फॉर वॉचिंग और ऑल द बेस्ट आपको एग्जाम के लिए भी, है ना। बहुत ही बढ़िया से पढ़ाई कीजिए, है ना। उसके अलावा थोरेक्स 100 आपको किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे मिल जाएगा, आप कहीं भी सर्च आउट कर सकते हैं और हमारे साथ कनेक्टेड रह सकते हैं। तो मिलते हैं भाई नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अगेन।